आज की इस वीडियो में हम आगे अपनी प्रश्नावली 2 की 13वां प्रश्न को हल करेंगे। पिछले वीडियो में केवल 2 ही क्वेश्चन हल कर पाए थे और हम जो है प्रतिस्थापन विधि क्या बोलते हैं विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। देखो, विलोपन विधि से क्या करना है, हमें सबसे पहले दोनों समीकरण में गुणांक समान करना होगा। ठीक है, अगर गुणांक समान पहले से ही है तो नहीं करेंगे। उसके बाद घटाने और जोड़ने के लिए हमें चिन्ह को देखना होगा उस चर का। ठीक है, हो सकता है वो समान चर होनी चाहिए ना। ठीक है, और हमारा प्रश्न वैसा ही है। दो चरों के रैखिक समीकरण हमारा लेसन 2 है, जिसमें 2 पात्र रहेंगे। प्रश्न में 2 पात्र, 2 स्थितियां होंगी और 2 समीकरण बनाएंगे। ठीक है, पहली स्थिति से पहला समीकरण, दूसरी स्थिति से दूसरा समीकरण, और हम लास्ट विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। ठीक है, हमने आलेख विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल करना सीख लिए हैं। तो हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्नावली 2 का। ठीक है, तो अब इसे हल करते हैं। और तो प्रश्न ये है हमारा 13वां। एक विद्यालय के 2 कमरों ए और बी में कुछ विद्यार्थी बैठे हैं। 2 कमरे हैं, एक का नाम है ए और दूसरे का नाम है बी। इसमें दोनों में कुछ विद्यार्थी बैठे हैं। अब यहाँ से क्या है, कंडीशन उत्पन्न हो रही है ना। देखो, जब ए से 10 विद्यार्थी कमरा 1 से 10 विद्यार्थी को कमरा बी में भेज दिए जाते हैं तो दोनों कमरों में विद्यार्थी की संख्या समान हो जाती है। ठीक है, इतना हमारा पहला कंडीशन से पहला समीकरण बनेंगे। ठीक है, और दूसरा कंडीशन देखो, 20 विद्यार्थी बी से ए में भेज दिए जाते हैं। देखो, उल्टा जस्ट ना, पहले ए से बी में भेजते थे, अब बी से ए में भेज रहे हैं। ठीक है, लेकिन 20 विद्यार्थी बी से ए में भेज दिए जाते हैं, तब ए के विद्यार्थियों की संख्या बी से दुगनी हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे से दुगनी हो जाती लिखा है और यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या समान हो जाती है। घबराना नहीं है, मैं अभी बताऊंगा इसको। तो प्रत्येक कमरे में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है, ए में कितनी है और बी में कितनी है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, समीकरण को पहले बनाएंगे, फिर विलोपन विधि से हल करेंगे 13वां और 14वां प्रश्न को। उसके बाद हम अपनी बुक के एग्जाम्पल 6 दिए बाय डिफॉल्ट विलोपन विधि से हल करके दिए हैं, तो उसको भी बताऊंगा। ठीक है, तो इसे हम हल करते हैं। देखो, इसमें लिखना क्या है, माना करके किसे लिखेंगे हम, प्रत्येक कमरे यानी कमरे ए और बी में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए लिखा है। तो हम माना करके लिखेंगे क्या, जो पूछा गया उसको ही माना करके लिखते हैं। ठीक है, माना कमरे यानी कमरा, एक के लिए कमरा ए में, ठीक है, कमरा ए में विद्यार्थियों की संख्या, हमें कमरा ए में विद्यार्थियों की संख्या मालूम नहीं है, तो हम अभी 2 चरों का रैखिक समीकरण से हल करना सीख रहे हैं। तो हम कमरा ए में विद्यार्थियों की संख्या को माना x, ठीक है, और कमरा बी में विद्यार्थियों की संख्या को हमने माना y। ठीक है, तब हम पहली कंडीशन से, देखो, जब से समान हो जाती है, यहां तक एक कंडीशन है। देखो कैसे कंडीशन बनेगा, हम पहला कंडीशन लिखे यानी हमारा फर्स्ट स्थिति, पहला स्थिति क्या कहती है,
देखो इसमें कंडीशन के ऊपर नीचे एक छोटी सी और कंडीशन दी है कि विद्यार्थी समान हो जाते हैं ना, यानी दो कंडीशन दिए हैं। और यहाँ बी से ए में भेज दिए 20 विद्यार्थी, तब विद्यार्थियों की संख्या बी से दुगनी हो जाती, ए से बी से दुगनी हो जाती ए में बोला है, यानी दो कंडीशन दिया इसमें भी। तो दो कंडीशन को कैसे लिखते हैं, पहले पहले जो कंडीशन दिए हैं देखो, इसमें ए से 10 विद्यार्थी बी में भेज दिए जाते हैं, तब इसे क्या लिखेंगे, पहले कंडीशन के लिए समीकरण बना रहे हैं इधर, तब इसे लिखेंगे जब ए से 10 विद्यार्थी, ठीक है, जब ए से 10 विद्यार्थी बी में भेज दिए मतलब ए में घट गई और बी में बढ़ गई, ठीक है। 10 विद्यार्थी बी में भेजे लिखूं मैं, भेजे, यानी क्या लिखेंगे, ए से 10 विद्यार्थी बी में भेजे, यानी ए में क्या हुआ, विद्यार्थी घट गई, कितनी, 10। तो एक की विद्यार्थी को हमने अभी माना है भी x, और ए से 10 विद्यार्थी बी में भेजे यानी ए में घट गई ना, ठीक है, समझना, ए से 10 विद्यार्थी बी में भेजे यानी ए में 10 विद्यार्थी घट गई, ठीक है। अब जब ए में 10 विद्यार्थी बी में भेजे तो बी में बढ़ गई, बी में y प्लस 10 हो जाएगा और ए में x माइनस 10 हो जाएगा, ठीक है। ए में घट रही है, बी में बढ़ जाएगी, ठीक है, ज़्यादा हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। तब जब ए से 10 विद्यार्थी बी में भेजे तब बी में 10 विद्यार्थी, बी के लिए बना रहे हैं ना, 10 विद्यार्थी ए से आए, समझना, 10 ए से 10 विद्यार्थी बी में भेजे तो ए के लिए x लिए 10 विद्यार्थी क्या हुआ, यहाँ पे भेजे है तो घट गई, ठीक है। अब बी के लिए लिखते हैं y, ठीक है, 10 विद्यार्थी और यहाँ पे आई यानी जुड़ गए, ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। ये अब प्रश्न में पूछा है, हमने भेजे और आए दोनों के लिए हमने समीकरण बना लिए, ठीक है। अब क्या है, दोनों कमरों में देखो यहाँ पे लिखा है दोनों कमरों में विद्यार्थी की संख्या समान हो जाती है, समान का मतलब बराबर, ठीक है। तब हम प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार, आप इसे समझे हैं ना अच्छे से, जब ए से 10 विद्यार्थी बी में भेजे तब बी में 10 विद्यार्थी ए से आए, ठीक है। तब प्रश्नानुसार लिखेंगे, समान है ना दोनों कमरों में, तो दोनों कमरों में समान है तो x माइनस 10 बराबर y प्लस 10। अब इसे हल करेंगे तो हमारा क्या है, प्रथम स्थिति है तो प्रथम समीकरण बन जाएंगे, x माइनस 10 बराबर y प्लस 10। चर को इधर लाते हैं और इस संख्या को इधर लिखते हैं, ठीक है। x प्लस में है तो इधर माइनस y, ये माइनस है ना, माइनस y बराबर के बाद जो भी संख्या उसे पहले लिखते हैं, अब जो पक्षांतरित करेंगे उसके पीछे, इधर माइनस 10 है, इधर आ जाएंगे प्लस 10। अब ये हो जाएंगे, ये तो हल नहीं होगा, x माइनस y रहेंगे 10 10 20। ये हमारा पहला समीकरण है। समीकरण को चेक करने का तरीका, दो चर रहेंगे, ठीक है। अब हम दूसरी स्थिति के लिए सेम टू सेम ऐसे ही हल निकालेंगे, कथन को लिखेंगे, ठीक है। दिखाता हूँ मैं आपको,
यहीं पे लिखता हूँ सेकंड स्थिति। सेकंड स्थिति में क्या है, 20 विद्यार्थी क्या है, 20 विद्यार्थी बी से ए में भेज दिए जाते हैं, बस इतना ही। इधर क्या है, तब ए के विद्यार्थियों की संख्या बी से दुगनी हो जाती है, दूसरी कंडीशन हो जाएगी, इसे बाद में हल करेंगे। पहले 20 विद्यार्थी बी से ए में भेज दिए जाते हैं। जब लिखेंगे, देखो जब ए से यहाँ पे लिखें वही अब बी से लिखेंगे, बी से 20 विद्यार्थी ए में भेजे, ठीक है, जस्ट उल्टा करेंगे लेकिन संख्या बदल जाएगी। जब बी से 20 विद्यार्थी ए में भेजे, तो बी के लिए क्या लिए हमने, वाई लिए ना, विद्यार्थियों की संख्या, तो वाई हो जाएंगी और 20 का 20 लिखेंगे, ठीक है, 20 विद्यार्थी का 20 लिखेंगे और भेजे मतलब बी में क्या घट गई, 20 विद्यार्थी। सिंपल सा लॉजिक है ना ये, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे तब करके लिखता हूँ, तब अब क्या है, ए के लिए बनाएंगे, ए में 20 विद्यार्थी क्या है, बी से आए, बी से यहाँ भेजे हैं तो ए में यहाँ आए, ठीक है, बराबर। अब ए के लिए क्या लिए हैं, x लिए, ठीक हमने, तो मैंने यहाँ पे x उतारा, 20 विद्यार्थी के लिए हमने लिखा यहाँ पे 20, आए का मतलब होता है ए में आए, तो ए में आके जुड़ गए, बन गए हमारा दोनों समीकरण, ठीक है ना। यहाँ पे देखना, जस्ट उल्टा करना, 20 से लिखा है हमने यहाँ पे 20 से लिखा, यहाँ ए में लिखा है हमने यहाँ ए में लिखा, 20 विद्यार्थी का 20 विद्यार्थी यहाँ पे लिखा है, बस यहाँ भेजे आए बदलनी है और 20 ए को इधर, ए में को इधर, ठीक है, सेम टू सेम यहाँ पर भी है समझने के लिए। अब प्रश्न में ये पूछा है, हमने यहाँ तक करिए, 20 विद्यार्थी ए से 20 विद्यार्थी बी से ए में भेज दिए, तब ए के विद्यार्थियों की संख्या, देखना ए के विद्यार्थियों की संख्या बी से दुगनी हो जाती है। मैंने बताया ना, जब भी की दुगनी, से दुगनी या से अधिक, से 4 अधिक, ऐसे जब भी कंडीशन होते हैं और उसके सामने 2 पात्र होते हैं, यहाँ देखो एक पात्र बी है और बी के सामने भी एक और पात्र है ए, 2 है, तो इसी स्थिति में समीकरण को या दोनों पात्रों को हमेशा पहले बराबर में लेंगे, ठीक है, पहले हम बराबर में लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने ए को पहले लिए थे इधर, तो हम ए को पहले इधर लेते हैं, x + 20 वाला ए के लिए है, बराबर, दोनों पात्र को क्या कर रहे हैं, बराबर में ले रहे हैं, और ये y - 20, ये ए के लिए है, ये बी के लिए है, दोनों पात्र को बराबर में लिए। अब हम ये से दुगनी हो जाती है, ये दुगनी यानी 2 का गुणा किस में लगाएंगे, मैं हमेशा बताते आ रहा हूँ, जो से है, से दुगनी लिखा है, उसके पहले हमें कौन से पहले कौन सा पात्र दे उसे ढूंढना है, तो से पहले ये बी पात्र दिया है, तो इस बी पात्र में ही 2 का गुणा करेंगे, ठीक है, बी से आगे जाएंगे तो ए आ जाएगा, तो ए में नहीं करना है, बी में ही करना है, तो बी में 2 का गुणा करेंगे, तो ये ए है, ये बी है, तो बी में 2 का गुणा, ठीक है। तो अब इसे हल करते हैं, x + 20 बराबर 2y, ये प्लस है ये माइनस है, तो -2 दूनी 4 और 0 का 0, ठीक है।
अब चर संख्या को इधर और अचर संख्या को इधर, x ये -2y हो जाएगी, इधर आएंगे तो बराबर, और ये +20 है, ये माइनस पहले बराबर किस पक्ष में दिया है -40 ना, ठीक है, ये चला गया तो इधर -40 है, ये +20 इधर आएंगे तो -20 हो जाएंगे। अब x - 2y बराबर, जब भी संख्या माइनस में होती है दोनों तो संख्याएं आपस में जुड़ जाती है और ये हो जाएगी 60, ठीक है, और ये क्या है ऋणात्मक है, ये भी ऋणात्मक है तो ऋणात्मक संख्या लाती है। अब ये आगे हल नहीं होंगे, यही हमारा दूसरा समीकरण है, ठीक है। अब इसे आगे और पेज लेता हूँ। तो हम यहीं पे लिखता हूँ मैं इतने पेज में, अतः समीकरण निकाय पहला पहला क्या है x - y बराबर 20 और दूसरा दिया है x - 2y बराबर -60। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हम क्या करते, पहले गुणांक समान करते हैं, और मैंने कहा ना या गुणांक समान करते हैं या पहले चेक करते गुणांक समान है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है पहला क्या करना है, हमें गुणांक समान करनी है। दोनों समीकरणों में ना, देखो दोनों समीकरण मैंने लिखा है ना, पहला क्या काम हमारा क्या है, गुणांक समान करना। तो यहाँ पे देखो किसी एक चर का ना, ध्यान देना, किसी एक चर का गुणांक समान करनी है, और चूंकि समीकरण में हमें पहले से किसी में प्राप्त हो जाते हैं समान गुणांक, ठीक है, हमेशा नहीं होता ऐसा। देखो x और x में समान गुणांक है, यहाँ पे एक x है, यहाँ पे एक x है, यानी x में जो अंक है एक है, तो हमें समान गुणांक को समान करने की जरूरत नहीं है, सीधा हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चिन्ह x का क्या है, समान है। देखो चिन्ह समान है तो क्या करते हैं, घटाएंगे। इस चीज को ना अच्छे से ना गांठ बांध लो, चिन्ह समान होते तब घटाते हैं। जिस चर को हमने चुना है, जरूरी नहीं है कि हम x को चुने, हम y को भी चुन सकते हैं, ठीक है, लेकिन चिन्ह गुणांक समान करना पड़ता है किसी एक का। तो चिन्ह यहाँ पे समान है और x के गुणांक भी समान है, तो हम घटा रहे ना, तो हम लिखेंगे टीचरों के लिए कि समीकरण 1 व 2 में x का गुणांक समान में x का गुणांक समान एवं चिन्ह भी समान है। अतः समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, जब हम, और ये बात बताना भूल गया हूँ कि शायद बता भी चुका हूँ, यहाँ हमने x का गुणांक लिए ना, जिसका हम गुणांक लेते हैं जोड़ने या घटाने पर यही क्या हो जाएंगे, आपस में कट जाते हैं, तो बच जाएंगे ये y वाला, तो हम इस y का वास्तविक मान निकाल सकते हैं। जब एक चर खत्म हो गया, विलोपित हो गया, यानी विलोप हो गया, समाप्त हो गया, एक चर बचा और इधर संख्या है, तो हम आसानी से निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे, घटाएंगे। पिछले 2 प्रश्न जो देखे थे उसमें भी घटाए थे, अभी हमने अभी तक जोड़ना वाला नहीं देखे, ठीक है, पता नहीं कब देखेंगे थे। तो मैं लिखता हूँ घटाना x - y
घटाने के लिए हमने यहाँ पे लिए, चूंकि ये दो चर है, दो पद में है, तो ब्रैकेट लगाएंगे। देखो चर का चर के साथ और संख्या का संख्या के साथ घटाना जोड़ना होता है, ठीक है। x माइनस 2y ब्रैकेट में इसलिए लगाते हैं कि चिन्हों में परिवर्तन करता है। 20 प्लस माइनस 60, ठीक है ना, माइनस 60 ये 20 है। अब इसे हल करते हैं हम आगे। देखो ये तो इतना ही आएगा, माइनस है ये प्लस है तो माइनस रहेगी, आपस में गुणा x का x, ये माइनस है ये माइनस है, दोनों का गुणा धन बनाएगी, यानी चिन्हों में परिवर्तन होगा ना। यहाँ पे देखो आगे 2y बराबर ये क्या हो जाएगा 20 को, चलो एक गणित सीखेंगे, प्लस और माइनस का आपस में गुणा माइनस जो यहाँ पे किए 60 का 60, ठीक है। अब आगे और हल करते हैं। देखो x और x को एक साथ ले लेता हूँ और y को एक साथ, x और इस x को लिया, इस x के सामने ऋण x है ना। अब फिर ये y छोटी ये y बड़ी है, बड़ी को पहले ले लेता हूँ, 2y प्लस 2y है 2y। अब इसी y को लेता हूँ माइनस y बराबर, एक संख्या धनात्मक एक संख्या ऋणात्मक है तो क्या हो जाएगी, संख्या घट जाएगी, ठीक है। 60 में 20 गया तो बचेगा 40, चूंकि 60 क्या है ऋणात्मक है तो ऋणात्मक। अब इधर देखना, ये x और ये x कट जाएंगे, ये प्लस है ये माइनस है क्योंकि जीरो हो जाएंगे घट कर। तो मैंने कहा था ना आपस में जिसका हम गुणांक लेते हैं वही घट जाता है, और y बच जाएगा करके x को लिए थे, x कट जाएंगे y बच जाएंगे। प्लस और माइनस दिया है तो संख्याएं घट जाएंगी। यहाँ पे 1 है, 2 में 1 चला गया तो 1 बचेगा, तो मैं 1 नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट y लिख रहा हूँ। चूंकि 2 क्या है धनात्मक है तो यहाँ पे धनात्मक है, ठीक है, बराबर -40। और कहीं पे गड़बड़ की हमने, -40 नहीं आना चाहिए, और गड़बड़ यहाँ हुआ है, ये हमने माइनस लिए ना, घटाना हमने जोड़ना डाल दिए थे, इसलिए यहाँ पे गड़बड़ हुआ है। ये माइनस है, माइनस और माइनस यहाँ पे प्लस बनाएंगे, ठीक है, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो ये प्लस 60 20 80 ना, थोड़े से चिन्हों में देखो कैसे परिवर्तन के कारण गड़बड़ हो गया। देखो ये पक्ष भी एक पक्ष भी समान चिन्ह आते हमेशा, और मैं यही से जाना कि ये ऋणात्मक ये धनात्मक ये ऋणात्मक क्यों हो गया। हमेशा देखना जब ये धनात्मक है तो ये भी धनात्मक होगा, और या कोई भी दोनों का चिन्ह समान होता है हमेशा। अभी तक जितने भी मैंने हल किए हैं दोनों का चिन्ह समान होता है, ठीक है। या तो ये ऋणात्मक होगा तो ये भी ऋणात्मक, और ये धनात्मक होगा तो ये भी धनात्मक होता है, ठीक है। तो y का मान निकला हमें, y बराबर निकला 80, और हमने y बराबर क्या लिए थे, y बराबर लिए थे कमरा बी के विद्यार्थियों की संख्या। तो ये है कमरा बी के विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है। अब इसी y का मान चूंकि देखो वास्तविक मान किसे कहते हैं, y के बाद केवल एक संख्या दी हो या चर के बराबर में केवल एक संख्या है तो वही उसका वास्तविक मान है। अब वास्तविक मान को किसी भी समीकरण में रख लो, हमारे पास केवल 2 ही समीकरण है, एक समीकरण और 2 समीकरण। मुझे लगता है यहाँ पे माइनस का झंझट हो सकता है, हम यहाँ पहले समीकरण में रखते हैं, ठीक है। y का मान समीकरण 1
में रखने पर आप कोई भी समीकरण चुन लो, जो मान आएगा वही आएगा, दोनों समीकरण में समान आएगा। x लिए माइनस का माइनस y के स्थान पे रखेंगे 80, ठीक है, 80 बराबर 20 है। अब x का मान निकालना है और ये संख्या है, ये भी संख्या, तो संख्या का संख्या की ओर x बराबर लिए बराबर 20 का 20 और ये माइनस 80 है, इधर आएंगे तो प्लस 80, तो ये हो जाएंगे x बराबर 80 प्लस 20 बराबर 100 और x का मान हम कमरा नंबर या कमरा का नाम क्या है, ए में, कमरा ए में विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है। तो हमारा आंसर y बराबर 80 और x बराबर 100 आया है, ठीक है। अब मैं लास्ट अपने प्रश्नावली का प्रश्न 13 देखता हूँ। चूँकि लास्ट नहीं, हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 8, 9, 10 को छोड़े हैं ना, थोड़ा डिफिकल्ट या अलग टाइप का है इसलिए छोड़े। तो हम अभी प्रतिस्थापन विधि सीख भी रहे ना, लगातार बताता हूँ प्रतिस्थापन विधि को। एग्जाम्पल और प्रश्नावली क्या प्रश्न देखेंगे लगातार, प्रतिस्थापन बोलता हूँ विलोपन विधि में। तो हमें समान विधि से जब हम प्रश्नों को देखेंगे तो हमारे दिमाग में बैठेगा, इसलिए लगातार उसी विधि से कराता हूँ मैं। तो हमारा प्रश्न ये है, जब किसी आयत की लंबाई समझते हैं, आयत की लंबाई शायद आप समझते होंगे। एक आयत क्या है, वर्गाकार होता है, ऐसे वर्गाकार नहीं आयताकार होता है। यहाँ पे दिखाता हूँ, आयत इस प्रकार के होते हैं, उसकी लंबाई क्या होती है, दोनों की बराबर, और लंबाई क्या होती है, बड़ी होती है और चौड़ाई छोटी होती है। ये लंबाई है और ये चौड़ाई, ठीक है। और लंबाई गुणा में चौड़ाई बराबर इसका क्षेत्रफल होता है, और ये इसी फार्मूला का यूज होगा इस प्रश्न में, ठीक है। क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा में चौड़ाई, ठीक है। तो जब किसी आयत की लंबाई 5 इकाई की कमी, देखना आयत की लंबाई में 5 इकाई की कमी, ठीक है, तथा आयत की जो चौड़ाई है उसमें 2 इकाई की वृद्धि, यानी लंबाई में 5 इकाई कम हो गई और चौड़ाई में 2 इकाई की वृद्धि हो गई, बढ़ गई, ठीक है। तब उसका क्षेत्रफल जो होता है, यानी लंबाई गुणा में चौड़ाई, क्षेत्रफल जो होता है 80 वर्ग इकाई कम हो जाती है। यह हमारा पहला कंडीशन है, इससे हमारे पहला समीकरण प्राप्त होंगे। अब जब उसकी लंबाई यहाँ 5 इकाई कमी होती है, लेकिन यहाँ उसकी लंबाई में 10 इकाई की वृद्धि हो गई और आयत की जो चौड़ाई है दूसरे कंडीशन में 5 इकाई की कमी कर दी जाती है, तो आयत का क्षेत्रफल 50 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, ठीक है। तब हमें यहाँ क्या करना है, आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पूछा क्या गया है, आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। जो पूछा जाता है उसे ही हम माना करके लिखते हैं, ठीक है। तो माना आयत की पहला लंबाई लेते हैं, लंबाई बराबर x, यहाँ पे की डालना था, और
आयत की चौड़ाई बराबर हमने y माना, y है तब आयत की क्षेत्रफल बराबर क्या होंगे। देखो यहाँ पे लंबाई भी दिया है, लंबाई और चौड़ाई में कम और ज़्यादा, और वैसे ही क्षेत्रफल में कम, एक प्रश्न एक कंडीशन में कम हो जाता है, दूसरे कंडीशन में क्षेत्रफल बढ़ जाता है। तो क्षेत्रफल भी दिया है ना, तो हम क्षेत्रफल को क्या मानेंगे, जब लंबाई को हमने x माना है और चौड़ाई को y, तो क्षेत्रफल क्या होंगे x गुणा में y। ठीक है, तो इसे कैसे लिखूं, x गुणा कर सकते हैं, लेकिन हम x और y लिखते हैं तो आपस में क्या गुणा है, क्या है लंबाई गुणा में यही क्या है चौड़ाई है, ये लंबाई है गुणा में चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणा में चौड़ाई क्या है, आयत की क्षेत्रफल, क्योंकि यहाँ आयत की लंबाई, आयत की चौड़ाई और आयत की क्षेत्रफल दिया है, पूछा गया है, प्रश्न में दिया भी गया है ना। तब हम पहला स्थिति लिखते हैं, हम आयत की क्षेत्रफल को x y, लंबाई को x, चौड़ाई को y माने हैं। अब हम यहाँ लिखते हैं पहला स्थिति, पहला स्थिति क्या है, इन तीनों के लिए बनाना होगा हमें। आयत की लंबाई 5 इकाई की कमी, ठीक है, यहां लिखता हूं आयत की लंबाई में 5 इकाई की कमी, कमी का मतलब समझते हैं घटना, तो इसे हम लिखेंगे आयत की लंबाई हमने माना है x, तो x में कितना घट गया 5, ये हमारा। अब यहाँ पे क्या है, आयत की लंबाई के बाद आयत की चौड़ाई दिया है, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं आयत की चौड़ाई में, आयत की चौड़ाई में 2 इकाई की वृद्धि, ठीक है, आयत की चौड़ाई में 2 इकाई की वृद्धि, ठीक है, कमी का मतलब घटना, वृद्धि का मतलब बढ़ना, और चौड़ाई क्या है y, तो y 2 इकाई यानी 2, और वृद्धि का मतलब होता है बढ़ना, बढ़ना का मतलब होता है जुड़ना, जोड़ना का मतलब होता है जोड़ना। अब वृद्धि हो गई, कमी हो गई और वृद्धि हो गई लंबाई चौड़ाई में, तब उसका क्षेत्रफल यानी x और y, नहीं x y, क्षेत्रफल 80 वर्ग की, क्षेत्रफल क्या है 80 वर्ग इकाई कम हो जाता है, ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे, तो आयत की क्षेत्रफल में 80 वर्ग इकाई कम, 80 वर्ग है ना, वर्ग, वर्ग का मतलब समझते हो, लंबाई या 2 वेरिएंट का जोड़ना, गुणा वर्ग में होता है। देखो यहाँ पे गुणा है ना लंबाई और चौड़ाई का, इसलिए वर्ग, अगर एक और होता ऊंचाई तो घन हो जाता है और वो आयतन हो जाता, ये इसे क्षेत्रमिति में पढ़ेंगे आगे। क्षेत्रफल वर्ग इकाई की कमी बराबर x, क्षेत्रफल के लिए हमने लिया x y, 80 वर्ग इकाई यानी 80, ठीक है, और कमी मतलब माइनस, तो ये भी हमारा एक समीकरण है, ठीक है।
तब हम जानते हैं प्रश्नानुसार क्या होता है। क्षेत्रफल बराबर इसे ही लिखेंगे, यानी इसका दोनों का गुणा बराबर में ये लेंगे प्रश्नानुसार। और ऐसे ही क्वेश्चन एक उदाहरण में है, जस्ट इसके बाद ही करा दूंगा, ठीक है। देखो इसमें क्या है, लंबाई गुणा में चौड़ाई करेंगे, लंबाई गुणा में चौड़ाई बराबर, हमने उल्टा ले लिया ना, आयत का क्षेत्रफल। देखो आयत का क्षेत्रफल, यहाँ आयत का क्षेत्रफल ये दिया है, चौड़ाई ये दिया है और लंबाई ये दिया है। अब इसमें हम इसको फुट कर देते हैं, लंबाई x माइनस 5 गुणा में y प्लस 2 और ये बराबर के बाद आयत का क्षेत्रफल x y माइनस 80। ये अब इसे हम जब हल करेंगे तो हमारा पहला स्थिति से पहला समीकरण प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है ना। तो मैं हल करूं, देखो इसे कैसे हल करते हैं सब जानते हैं, ये तो बहुत कॉमन है। x और y का गुणा करेंगे तो x y, चूंकि दोनों धनात्मक है तो अब x के सामने धन है और यहाँ पर भी धन है तो धन होगा, गुणा करके x का 2 के साथ गुणा 2x, ठीक है, हो गया। अब माइनस 5 का y के साथ, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो संख्या माइनस बनाएगी 5y, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है तो माइनस बनाएगी, ठीक है। 5 दूनी 10 बराबर, यहाँ कोई हल नहीं हो सकता, इसको हम लिख देते हैं x y माइनस 80। अब देखो ये चर है और इसमें ये संख्या है, संख्या को इधर और इस चर को इधर करते हैं। देखो ये x y है, यहाँ पर भी x y दिया है, बराबर की स्थिति में यहीं पर कट सकता है, बच्चे कटा भी देते हैं। बराबर में समान संख्या दिया है और समान चिन्ह तो यहीं पे कट जाते हैं, ठीक है ना। मैं जो गणित में हल करते हैं वैसे ही हल करके बताता हूँ, ठीक है। क्यों करते हैं, हमने इसे x y लिए, अब ये समान है, समान को एक साथ लिखते हैं, ये माइनस x y, देखो ये प्लस में ही ये माइनस में है तो आपस में क्या हो गया, जीरो। जीरो का जोड़ना घटाने में वो तो नहीं होता है, कट गया समझो। अब लिखेंगे 2 प्लस 2x माइनस लिखेंगे 5y बराबर, ये तो इधर चला गया, ये माइनस 80, ये माइनस 10 इधर आ जाएंगे प्लस 10, ठीक है। अब ये दोनों आपस में कट गए, मैंने कहा था यहीं पे कट सकता है, चिन्ह समान होते तो जब पक्षांतर किए तो देखो चिन्ह असमान हो गए और बराबर है दोनों तो 0। ये बनाएंगे 2x माइनस, प्लस को ना छोड़ दिया मैंने, यहाँ पे लिखना नहीं लिखा तो प्लस ही है, और माइनस 5y बराबर, देखो एक संख्या ऋणात्मक एक संख्या धनात्मक है तो संख्या क्या होगी, घटेंगी, ये बनाएगी 70 और ये माइनस 70। अब यहाँ पे यह नहीं सोचना कि यहाँ पे धन है ये ऋण है करके ना, ये भी समीकरण है, ये हमारा पहला समीकरण। और अब हम आगे अपनी सेकंड स्थिति में चलते हैं, ठीक है। सेकंड स्थिति, अब इसमें भी हमें वही करनी है, क्योंकि जब उसकी लंबाई में 10 इकाई की वृद्धि और चौड़ाई में 5 इकाई की कमी कर दी जाती है तो आयत का जो क्षेत्रफल है 5 वर्ग इकाई बढ़ जाती है। सेम टू सेम हमें वैसे ही करना है, मैं लिखता हूँ, देखो आयत की सेम टू सेम लिखता हूँ ना, लंबाई
लंबाई में कितना है, आयत की लंबाई में यहाँ पे 10 इकाई की वृद्धि, ठीक है, 10 इकाई की वृद्धि दिया है। लंबाई में 10 इकाई की वृद्धि दिया है, ठीक है, ठीक है। आयत की लंबाई को हमने 1 से लिए हैं और 10 इकाई की वृद्धि यानी प्लस, दिख रहा है आपको, +10, ठीक है, 1 हुआ। अब हम आयत की चौड़ाई के लिखते हैं, आयत की चौड़ाई में, आयत की चौड़ाई में 5 इकाई की कमी, 5 इकाई की कमी। आयत की चौड़ाई को हमने माना y, 5 इकाई की कमी यानी -5। अब हमारा एक और है आयत की क्षेत्रफल। अब लिखते हैं हम यहाँ पे आयत की क्षेत्रफल में कितना, 50 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, में 50 वर्ग इकाई की वृद्धि लिखता हूँ, ठीक है, बढ़ गया मतलब वृद्धि बराबर, हमने x y लिए हैं, 50 वर्ग यानी 50, वृद्धि यानी प्लस, ठीक है। अब इसे ही हम अपने प्रश्नानुसार करके लिखेंगे, प्रश्नानुसार और लंबाई गुणा में चौड़ाई बराबर आयत की क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है, ठीक है। इसे मैं दूसरे पेज में लेता हूं। अब इसे हम हल करते हैं, ठीक है। लंबाई ये है, क्या है लंबाई, x + 10, ठीक है, गुणा किया, गुणा चौड़ाई क्या है y - 5, गुणा लगाने की जरूरत नहीं है, ब्रैकेट में है तब ना, बराबर आयत की क्षेत्रफल ये है, ये xy + 50, ठीक है। अब इसे वैसे ही हल करते हैं, इसे भी कोष्टक में ले लें क्योंकि 2 पद है। अब देखो x और y आपस में क्या है, धनात्मक में है, तो x y धनात्मक। अब ये x धनात्मक है और ये -5 है, आपस में गुणा करके -5x बनाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो गुणा करके माइनस बनाएंगे, x 5x, ठीक है, +10 और y का गुणा, प्लस यहाँ पे प्लस है तो +10y, ठीक है। उसके बाद प्लस और माइनस, -10 × 5 = 50 बराबर xy + 50। यहाँ पे 10y हो गई है, 10y, ठीक है। अब इसे देखो, इस x को हम इधर लाते हैं या यहीं पे कटा देते ना, एक सोचते यहीं पे। अब इसे -5x + 10y बराबर, इधर दिया 50 + 50 है और इधर -50 है तो +50 भी हो जाएंगे, तो -x + 10y बराबर 100। ये इधर हल नहीं होंगे और ये इधर हल नहीं होंगे, तो यही हमारा दूसरा समीकरण है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे,
समीकरण निकाय को बताएंगे। समीकरण निकाय अतः करके लिखेंगे। पहला क्या है, पहला 2x माइनस 5y बराबर -70, पहला समीकरण। दूसरा समीकरण -5x प्लस 10y बराबर 100, ये हमारा दूसरा समीकरण। ठीक है, अब इस समीकरण को हम विलोपन विधि से हल करेंगे। ठीक है, अब आगे हम एक बार और देखेंगे इस पेज को बस। अब हम लिखेंगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे समान नहीं है। अब इसे हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। हम अभी तक क्या करते आ रहे थे, घटाते आ रहे थे। ठीक है, समान चिन्ह था तो घटाएंगे, असमान चिन्ह है तो जोड़ेंगे। अब देखो y का गुणांक समान नहीं है और x का भी गुणांक समान नहीं है। समान करने की विधि बताया ना शुरू में मैं। समीकरण जो एक है उसमें हम x का गुणांक समान कर रहे हैं ना। ठीक है, तो x की संख्या को उठाएंगे, 5 का गुणा इससे और इस 2 का गुणा इस समीकरण से, समझे। ठीक है, तो मैं इसे लिखता हूं। समीकरण एक में देखो इस 5 का गुणा और समीकरण 2, इस समीकरण 2 में, समीकरण 2 इसमें इस 2 का गुणा, तो x और x क्या हो जाएंगे, गुणांक समान। 2 में, समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर, अब देखो गुणा, या तो हम इसे ब्रैकेट में लेके 5 और इसे ब्रैकेट में लेके 2 कर सकते हैं, लेकिन सिंपल से बताता हूँ मैं। पहला समीकरण में 5 का गुणा ना, तो पहला समीकरण में 5 गुणा में 2x लिखेंगे, 2x माइनस। ठीक है, अब फिर 5 का सामने गुणा करना है ना, 5 लिखे और गुणा में लिखेंगे 5y। ठीक है, बराबर 5 गुणा में -70। ठीक है ना, समझे। जो 5 है जिससे हम गुणा कर रहे हैं, सामने सामने लिख दिया मैंने। जैसे यहाँ से समझो माइनस थे, माइनस 5 का गुणा यहाँ और 5y यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अब यही काम हम दूसरे समीकरण के लिए करेंगे। दूसरे समीकरण में क्या है, 2 का गुणा। ठीक है, तो 2 को शुरू में लिखिए, गुणा -5x प्लस है, प्लस 10 है, तो 2 गुणा में 10y बराबर 2 गुणा में ये क्या है, 100। अब इससे हमें नए समीकरण प्राप्त होंगे। ठीक है, अब इसे हल करते हैं। 5 दूनी 10, यहाँ कोई चर नहीं है, यहाँ पे चर है तो उसका उतार देते हैं। माइनस का माइनस, 5 पंचे 25, y को y उतार देते हैं, 1 में होता है तो बराबर का बराबर 5। देखो माइनस है, माइनस माइनस में आ गया ना ये, तो हम इधर माइनस लिख लेते, ये धन है ये माइनस है तो माइनस में आ गया संख्या या गुणनफल। 5 सत्ते 35, 0 का 0, ये हमारा तीसरा समीकरण है। ठीक है, अब ये क्या है, 2 पंचे 10, x का x, लेकिन ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है तो ऋणात्मक संख्या। ठीक है, प्लस का प्लस, 2 दहम 20
y का y बराबर बराबर 2 एकम 2, 00 का 00। ये हमारा चौथा समीकरण है। अब इसी समीकरण में हम देखेंगे गुणांक समान है कि नहीं। देखो x का गुणांक समान आया क्योंकि हमने x की संख्या को लिए थे, ठीक है। 10x 10x, लेकिन चिन्ह असमान है। असमान में हम जोड़ेंगे, एक बार उस चित्र को दिखा दूं। देखो चिन्ह असमान, ठीक है, जोड़ेंगे। x का जो चिन्ह है वो क्या है, असमान है। ये धन है, ये माइनस है। अब इस समीकरण 3 को समीकरण 4 में जोड़ेंगे, ठीक है ना। चिन्ह समान जोड़ेंगे, चिन्ह असमान जोड़ेंगे, ठीक है ना। समान में घटाते हैं। तो हम, ये हमारा पहला क्वेश्चन है जो जोड़ने जा रहे हैं, ठीक है। तब जोड़ते तब कैसे करते हैं, तो हम लिखेंगे समीकरण 3 व ये 3 है ना, वह 4 का x का में लिखना था। x 4 में x का गुणांक समान है, हमेशा समान ही रहेगा, समान निकलेंगे, लेकिन इधर लिखेंगे गुणांक समान एवं चिन्ह असमान है। अतः समीकरण 3 में 4 को जोड़ने पर जोड़ते हैं तो चर का चरों के साथ और संख्या का संख्या के साथ जोड़ेंगे, ठीक है। और ये चिन्ह मुझे गड़बड़ लग रहा है, यहाँ पे धन है ना, ये दोनों एक साथ दिखे बराबर बराबर, तो मुझे गड़बड़ लगा, ठीक है। थोड़ा चिन्हों का ध्यान रखेंगे, आज 2 बार हो गए चिन्हों का, ठीक है। तो हम जोड़ रहे हैं ना, देखो पहले समीकरण का लिखेंगे, यानी समीकरण 3 को पहले लिखेंगे 10x माइनस 25y, जोड़ेंगे तो धन लगाएंगे। धन होता है तो चिन्हों में क्या होता है, परिवर्तन नहीं होता, लेकिन यहाँ पे माइनस दिया है ना, तो हम माइनस लिख लेते हैं, ठीक है, कोष्टक लगा के। 10x, अगर ये माइनस नहीं होता, अगर इस y के लिए निकाले होते तो नहीं लगाना पड़ता कोष्टक, लेकिन पहली संख्या ऋणात्मक है इसलिए लगाना पड़ रहा है, यहाँ पे धन है तो, और ऋण भी होता तब भी लगाते हैं, ठीक है। प्लस 20y, लेकिन चिन्हों में परिवर्तन नहीं होगा। माइनस 350 जोड़ रहे तो धन 200, चिन्हों में परिवर्तन होता है। अगर यहाँ पे गुणा करेंगे तो ये धन है वो माइनस हो जाएगा, लेकिन ये इस चिन्ह में परिवर्तन नहीं होगा। तो इस 10x माइनस 25y को लिखे, प्लस और माइनस क्या हो जाए, गुणा करके माइनस 10x, ठीक है। चिन्हों में परिवर्तन हो गया, क्योंकि पहली संख्या ऋणात्मक दिया है इसलिए हो गया। प्लस का प्लस, क्योंकि प्लस और प्लस गुणा करके प्लस बनाएंगे, तो आगे 20y बराबर, यह एक संख्या ऋण है एक संख्या धन है, समझो अब ना। 350 में 200 गए तो 150 बचते हैं, लेकिन ये बड़ी है तो ऋणात्मक। कई बच्चे देख पाएंगे कि ये धन में है 10x, ये 10x क्या ऋणात्मक है, तो क्या होते हैं, कट जाते हैं। क्यों कट जाते हैं, इधर देखो, x को पहले लिखते हैं, 10x ऋण 10x है, ठीक है। ये धन है ये माइनस है, तो आपस में चले जाएंगे। माइनस 25y प्लस 20y बराबर 150 माइनस। अभी तो दोनों गए, एक माइनस एक धन है, तो क्या होगी, संख्या घटेंगी। 25 में 20 गए तो 5 बचेंगे। y का y
माइनस है ये बराबर माइनस, देखो मैंने कहा था ना माइनस माइनस, ये माइनस होती है, माइनस चेक करने का एक तरीका है, क्योंकि कभी भी दोनों असमान चिन्ह नहीं होंगे, समान चिन्ह ही रहेंगे। ठीक है, तो हम यहीं पर चिन्हों को कटा सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस 150 बटा पूरे माइनस 5 को ले गए, इधर ले गए तो धन प्लस नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो y का मान प्राप्त हुआ, तो माइनस माइनस कर भी गए, लेकिन एक तथ्य भी है कि जब ऋणात्मक संख्या को भाग दिया जाता है तो धनात्मक संख्या प्राप्त होती है। जैसे ऋणात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या को गुणा कराते हैं तो धनात्मक संख्या लाता है, सेम टू सेम यही पर है। तो 5 दिया 15, 0 का 0, तो y बराबर हमें प्राप्त हुआ, और किसमें लिखे थे ये, y बराबर हमें प्राप्त हुआ 30, और y बराबर क्या लिए थे, आयत की चौड़ाई। हमें पूछा भी गया लंबाई और चौड़ाई की ज्ञात करना, ये नहीं निकलेगा, ये भी निकल सकता है निश्चित ही, क्योंकि गुणा करा देंगे तो क्षेत्रफल भी निकल सकता था। अगर इसमें पूछ भी देता लंबाई चौड़ाई एवं क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो हम क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते थे ना, x और y को गुणा करा के, क्योंकि हम, ठीक है मैं उसे करा दूंगा। ये क्या है, चौड़ाई है ना आयत की। अब इसे हम जो है कौन से समीकरण में रखेंगे, वास्तविक मान को, ये माइनस का झंझट होगा और यहाँ पर भी तो होगा, हम यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, समीकरण 1 सबसे छोटी है। ठीक है, देखो हम यहाँ पे रखते हैं 2x माइनस 5 गुणा में y का मान निकाले हमने 30, ठीक है, बराबर माइनस 70। हमें यहाँ पे लिखना था y का मान समीकरण 1 में रखने पर लिखना था ना, रखने पर, ऊपर में लिख लेना इसे इसके। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसे हल करते हैं तो x का मान निकल आएंगे। देखो 2x का 2x, एक संख्या ऋणात्मक एक संख्या धनात्मक है तो ऋणात्मक संख्या की 5 दिया 15, 0 का 0 बराबर माइनस 70। ठीक है, अब ये संख्या है, ये भी संख्या है, संख्या का संख्या की ओर, ये चर है 2x बराबर माइनस 70, इधर हो जाएंगे प्लस 150। ठीक है, ये 150 है ना थोड़ा। अब 2x लिखे बराबर ऋणात्मक एक संख्या धनात्मक है, घट जाएंगी तो 0 का 0 और 15 में 7 गए तो कितना बचेगा, 5 उधर 3 इधर 8, 80। ये प्लस है बड़ी तो प्लस है, रहने दो। देखो यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, यानी समान आए ना, सही मान का जो बोलते हैं दोनों पक्ष में चिन्ह समान आए। 1 से बराबर लेंगे 80 बटा 2, तो 1 से बराबर प्राप्त होंगे 40। हमने x क्या लिए थे, लंबाई। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ x बराबर 40, ये क्या है, लंबाई, और y बराबर के कितना था 30, वो था चौड़ाई। ठीक है, तो हमें क्षेत्रफल पूछता, आयत का क्षेत्रफल पूछता, तो क्या है, 1 से गुणा में y। ठीक है, तो x का मान दिया है 40, y का मान दिया है 30, तो आयत का क्षेत्रफल भी पूछता तो कितना आ जाता, 4 दिया 12, 0 0 0 0, 1200 वर्ग लिखेंगे ना, वर्ग। ठीक है, क्षेत्रफल को वर्ग में और
घन आयतन, आयतन को घन लिखते हैं, घन, घन मतलब 3 का घात, ये 2 का घात, वर्ग मतलब 2 का घात, घन मतलब 3 का घात। तो ठीक है, हमने केवल अगर क्षेत्रफल पूछता तो हम इस प्रकार से भी निकाल सकते थे, ठीक है। और ये नहीं बताया ये वर्ग क्यों बोलते हैं, क्योंकि दो चर है, मतलब दो वेरिएंट है, बोलो 2 मान है, और घन में 3 मान होते हैं, लंबाई गुणा में चौड़ाई, ठीक है, चौड़ाई है गुणा में ऊंचाई, क्या है, 1 1 1, कितना हो गया, तीनों 3, 3 को बोलते हैं घन। और यहाँ 1 1 1 ही है, 1 ही है, बराबर 2, 2 को बोलते हैं वर्ग, ठीक है। जब भी गुणा होता है तो 2 का गुणा हुआ है तो वर्ग, 3 संख्याओं का गुणा हुआ है तो घन, 4 संख्याओं का हुआ है तो 4 का वर्ग, ठीक है। ऐसे ही होता है, और हमेशा केवल आयतन और क्षेत्रफल निकालते हैं क्षेत्रमिति में। तो हमारा प्रश्नावली का चौथा प्रश्न कंप्लीट हुआ, चौथा बोलता हूँ 14वां। अब सेम टू सेम ऐसा ही प्रश्न है जो नंबर 14 का जो है एग्जाम्पल में भी है, सेम टू सेम पहला प्रश्न वो कराऊंगा, और एग्जाम्पल में 6 क्वेश्चन दिया है जो विलोपन विधि से हल करके बुक में दिए हैं, ठीक है, तो उसको भी कराऊंगा। समय 1 घंटा हो गया है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।